तो ये जो होता है नेटवर्थ, उसका फॉर्मूला क्या दिया है, नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, या उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। ठीक है, ओनर्स इक्विटी मतलब क्या हो गया, टोटल इक्विटी एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटी। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो ओन फंड है उसे हम नेटवर्थ बोलते हैं। बराबर है। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मेट शो कर रहा हूं, जो किसका फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश एट बैंक लिखा है, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये जैसा कि लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। इसमें से जब आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से आप समझिए, आपने ये जो बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें क्या कर दी, माइनस कर दी। किसमें से, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो जो आपको ये वैल्यू मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, आपका जो कैपिटल है, ठीक है, आपका जो कैपिटल है, ये कैपिटल ले लेंगे, प्लस जो आपने रिजर्व करके रखा है, उसके अंदर नेट प्रॉफिट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर देंगे हम ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इन ऑन ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनल फिगर आया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। ठीक है, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, इसका एक अलग फॉर्मूला हो सकता है, या तो आप क्या करें, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दें। तो कुछ और एग्जांपल हम बैलेंस शीट के देख लेते हैं, जहां पर एक रियल बैलेंस शीट हमारे सामने होगा। देखिए, ये छोटा सा बैलेंस शीट आपके सामने है, और अगर इसमें मुझे नेटवर्थ मुझे पता करना है, तो मैं नेटवर्थ कैसे पता करूंगा। यहाँ पर या तो आप क्या कीजिए, कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग लेस कर दीजिए। तो ये जो आपका आया है 2,42,000, इसे क्या बोलेंगे, नेटवर्थ बोलेंगे। ठीक है ना, या तो आप क्या कीजिए, ये असेट जो है, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बैंक कैश, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो जो बैलेंस बचेगा वो होगा 2,42,000। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि नेटवर्थ कैसे आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ जो एग्जांपल दिए हुए हैं, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख, अगर बिजनेस का कैपिटल 4 लाख है, एंड क्रेडिटर्स ₹2 लाख, तो यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला है, यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी, इक्विटी अगर आपको निकालना है तो देखो, आपको फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या दिया था, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये नेटवर्थ का फॉर्मूला है। ठीक है ना, या नेटवर्थ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल या नेटवर्थ मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटीज। और अगर इसको मैं थोड़ा सा स्विच कर दूं, मैं यहाँ पर ढूंढना चाहूं कि टोटल एसेट कितना है ना, तो टोटल एसेट, अगर आपको यहाँ पर ये एसेट ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, ये लायबिलिटी ले जाकर के अदर साइड में रख देंगे। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल
प्लस लायबिलिटी। राइट है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो टोटल इक्विटी लिखा है ब्रैकेट में लिखा है असेट, तो ये उन्होंने यही किया है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना? तो इन्होंने क्या कर दिया, 2 लाख प्लस 4 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला एसेट्स। टोटल प्रॉपर्टी आपकी कितनी है, ठीक है। अभी आप बी का देखो, बी में क्या लिखा है, इट टोटल असेट आर 1,50,000। इट ने लिखा है यहाँ पर इफ होना चाहिए, इफ टोटल असेट्स आर 1,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 50,000, द क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटी। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लायबिलिटी कितनी होगी। तो इसी फॉर्मूले से क्या हम लोग लायबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना? लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, आप लायबिलिटी को निकालने के लिए कैपिटल को यहां से शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और आप देख सकते हैं कि यही फॉर्मूला उन्होंने यहां पर यूज किया है, असेट्स माइनस कैपिटल। तो घूम फिर के फॉर्मूला यही है, अलग अलग चीजें पूछेंगे, कभी आपको असेट पूछेंगे, कभी आपको कैपिटल पूछेंगे, कभी आपको लायबिलिटी पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको वर्कआउट करने के लिए क्या किया, असेट माइनस कैपिटल किया। तो असेट था कितना, आप देखिए टोटल असेट था 1,50,000 और लायबिलिटीज था 50,000, है ना? तो हमने क्या कर दिया, उसको प्लॉट किया और प्लॉट करके हमको क्या मिला, आंसर मिल गया। ठीक है, चलो सी देखते हैं, सी क्या बोल रहे हैं। इफ टोटल असेट ऑफ द बिजनेस इज 5 लाख, असेट कितना है 5 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटीज आर 2 लाख, द ओनर्स कैपिटल, तो कैपिटल कितना होगा, तो ये तो हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है ना? ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला था ये यहाँ पर आ गया, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाता है, 3 लाख रुपीज। 5 लाख माइनस 2 लाख क्या मिल गया, 3 लाख। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर आ जाते हैं अगर आप ये नेटवर्थ का फॉर्मूला यूज करते हैं तो। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक फिक्स्ड नहीं है बट शायद ऐसा हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन एनी सिचुएशन। अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो हमें ये लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। फिलहाल ये लायबिलिटी नहीं है। एग्जांपल क्या दिया था, कोई वर्कर है और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया हमारी फैक्ट्री में और उसने क्लेम किया है। अगर वो केस जीत गया तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, अगर हम केस जीत गए तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो लायबिलिटी है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द कोर्ट डिसीजन। इसको बोलते हैं कोर्ट का वर्डिक्ट, है ना? कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि अभी ये लायबिलिटी नहीं है बट हो सकता है शायद हमें पे करना पड़े, डिपेंड अपॉन द डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस हमने देखा था और उसमें सबसे पहला क्या था, बिजनेस एंटिटी। नाउ व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? व्हाइल डूइंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं किसके बुक में कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में कर रहे हैं। एंड बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मॉन्जनीस केक शॉप का बिजनेस ओपन करूं तो मैं एक अलग पर्सन हूं और मॉन्जनीस केक शॉप एक अलग पर्सन हो गया। ठीक है ना? मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाए किसमें, मॉन्जनीस केक शॉप में। तो ये एक टाइप का क्या है, लोन है जो मैंने किसको दिया है, मॉन्जनीस केक शॉप को। जब ये केक शॉप बंद हो जाएगा तब सारा असेट बेचकर वो मेरा पैसा मुझे वापस कर देगा। इसके लिए जो पैसे मैंने बिजनेस में लगाए हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल कौन सी साइड में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि बिजनेस
जैसे ही बंद होगा वो अपने ओनर को पूरा पैसा वापस करेगा। This concept implies that a business unit is separate and distinct from the owner or owners. That is the person who supply capital to it. ऐसा पर्सन जो सप्लाई करता है कैपिटल, मतलब जो ओनर है वो बिजनेस से अलग है। बेस्ड ऑन द कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर किए जाते हैं, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इट एवरीवन? Hence, the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her. तो बिजनेस हमेशा क्या रहता है? लायबल रहता है। जो भी पैसा हमने दिया है वो उसके लिए लायबिलिटी है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यही कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते नहीं है। ओनर के घर पे क्या हुआ, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ क्या करता है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हमको उससे कुछ करना नहीं है। What we are going to record is only business dealings and transactions. बिजनेस की जो डीलिंग हुई है, ट्रांजेक्शन हुए हैं, वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड बट their transaction with the business such as capital contributed to the business and or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of account. तो उनका पर्सनल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन किया, जैसे कैपिटल दिया या ड्राइंग किया, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इंप्लाइज दैट द बिजनेस इटसेल्फ ओन्स असेट्स एंड ओन्स लायबिलिटी। मतलब ये जो भी असेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो ओनर का नहीं होता, किसका होता है? बिजनेस का होता है। जो लायबिलिटीज होती है वो किसकी होती है? ओनर की होती है? नहीं, ओनर की नहीं होती है, वो बिजनेस की होती है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक एग्जांपल भी लिया था। देखो कि सपोज कोई बिल्डिंग है और उसे जो बिजनेस पर्सन है हाफ ऑफिस के लिए यूज करता है और हाफ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है। मतलब आधा उसमें, अगर उसने मतलब ऑफिस या शॉप वगैरह ओपन करके रखा है और आधे पार्ट में वो रहता है, ठीक है ना, और रेंट वो पे करता है। कितना पे करता है? 50,000। तो बिजनेस के बुक में सिर्फ कितना दिखाई देगा? 25,000, क्योंकि बिजनेस के लिए वो बिल्डिंग कितनी यूज हो रही है? 50% ही यूज हो रही है। गॉट इट? नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या बताता है कि कोई भी आर्टिकल, गुड्स एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन अगर मॉनेटरी बेसिस पे हुआ है तो ही आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, तो मनी मेजरमेंट इसमें आप देख सकते हैं, दिस कांसेप्ट इंप्लाइज दैट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एक्सप्रेस्ड in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit of accounting. तो जो ruling currency, मतलब इंडिया की बात कर ले तो रुपी, अमेरिका की बात कर ले तो डॉलर, तो जो कंट्री में जो करेंसी चल रही है उसके अंदर अगर उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन किया गया तो ही हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब रिकॉर्ड होता नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें इसमें बता दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे दो ऑफिस है और दोनों में जो एम्प्लॉय है सैलरी पेमेंट वगैरह सब सेम है, लेकिन एक ऑफिस में वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, प्रॉपर ब्रेक्स मिलते हैं और सबको एक प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए भी प्लेस बनाया गया है, कैंटीन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी जगह ये सब फैसिलिटी नहीं है कि? तो ये जो वर्किंग कंडीशन है, क्या उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन हो सकता है? आंसर इज नो। तो ये उसमें रिकॉर्ड होता नहीं है। बराबर। दूसरा, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो क्या उसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन हो पाता नहीं है। हाँ, हम लॉस दिखा सकते हैं कि स्ट्राइक होने की वजह से हमको कितना लॉस हुआ करके, बट क्या ये एग्जैक्टली लॉस आप डिटरमाइन कर सकते हैं? आंसर इज नो, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है, अभी स्ट्रांग मैनेजमेंट की वजह से बेटर प्रॉफिट आता है कि नहीं?
तो क्या ये एफिशिएंसी को आप मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हो? आंसर इज नो, है कि नहीं? तो इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते नहीं है। तो अगर आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, तो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो कर सकते नहीं है, ठीक है? Etc. will not be recorded in the books as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of the business as money serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. तो जो different चीजें हैं उसको monetary basis पे क्या किया जाता है? सिंप्लीफाई करके एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है ना? हर एक चीज का वैल्यू अलग अलग होता है, फर्नीचर का वैल्यू अलग है, मशीनरी का वैल्यू अलग है, तो ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, लेकिन उसको एक जगह पर लिखना है तो कुछ कंपेरेबिलिटी के लिए सिमिलर अमाउंट टाइप का होना चाहिए। तो जो मॉनिटरी वैल्यू है इसे ही कंसीडर किया जाता है। एग्जांपल में देखो, इफ अ बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, द असेट कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन unless they are expressed in monetary terms. 1,50,000 for computers, 15,000 for tables and 2,500 for chairs। मतलब आपको अगर असेट रिकॉर्ड करना है तो आप सिर्फ नंबर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पास 5 कंप्यूटर है, 2 टैबलेट है, सॉरी टेबल है और 3 चेयर्स हैं। ऐसा आप नंबर्स पे सिर्फ रिकॉर्ड कर पाते नहीं है, आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? उनको मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ही जाकर कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर मिलेगी। तो मॉनिटरी वैल्यूएशन हमने देखा, इसके अंदर मॉनिटरी मेजरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब भी हम कोई असेट को रिकॉर्ड करते हैं तो जो प्राइस पे उसे परचेज किया गया था उसी प्राइस पे उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर असेट है और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, ये उसका क्या चल रहा है? मार्केट वैल्यू चल रहा है। मैंने बहुत जगह पे पूछा, कॉम्पिटिटर्स को बात किया, सब जगह पर सबने मुझे सेम रेट बताया, 50,000। बट एक बिजनेस मुझे पता चला, उसने बोला कि हम लोग को पूरा बिजनेस सेल करके जाना है, फटाफट हम लोग को स्टॉक निकालना है, तो एक काम करो, ये जो मशीनरी आप 30,000 में ले लो। तो 50,000 वाली मशीनरी मुझे कितने में मिल रही है? 30,000 में मिल रही है। व्हाट शुड आई डू? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे 50,000 में रिकॉर्ड करूं या 30,000 में रिकॉर्ड करूं? व्हाट इज योर आंसर? तो आंसर है 30,000, क्योंकि हमें असेट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए जिस प्राइस पे परचेस किया गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। और आगे का जो भी अकाउंटिंग होगा, है ना, हमको असेट के साथ कोई भी वर्कआउट करना है, सपोज उसके ऊपर कुछ लॉस हमको ट्रीट करना है, जैसे 4 साल हो गए असेट को यूज करते करते, तो उसका वैल्यू कम हो गया होगा, अब असेट को बेचेंगे तो उतना पैसा मिलेगा नहीं, तो उसमें से जो माइनस करना है उसका जो बेस कंसेप्ट होगा वो उसका इनिशियल प्राइस ही होगा, ठीक है। It is recorded at the cost at the time of its purchase, but it is systematically reduced in its book value by charging depreciation। तो हर साल हम क्या करते हैं? उसके वैल्यू को थोड़ा कम करते जाते हैं। क्यों कम करते जाते हैं? क्योंकि इन रियलिटी एज वेल उस असेट का वैल्यू क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है, उसका यूजफुलनेस कम होते जा रहा है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल दिया, फर्नीचर हमने परचेस किया था 3 लाख रुपीज में, सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और 3 लाख रुपीज हमने बुक में लिखा। इन द केस ऑफ मार्केट वैल्यू गोज टू 1 लाख, और बाद में ऐसा हमें पता चला कि क्या हो गया है, मार्केट में प्राइस गिर गया है, अभी सेम जो प्रोडक्ट है, जो फर्नीचर है, वो 1 लाख में मिलता है, ठीक है, और 1,50,000, इट विल नॉट बी कंसिडर। तो बाद में उसका कुछ भी प्राइस होने दो, हमने तो कितने में परचेस किया है? 3 लाख रुपीज में, तो हम कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? 3 लाख रुपीज में। नेक्स्ट देखो, बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जब आप कोई पॉलिसी यूज करते हो, जैसे हमने देखा कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट। क्या है वो? आर्ट है, ठीक है। बट ये जो आर्ट है
इसके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन? कि आपको इसको कैसे मेंटेन करना है, कौन से पॉलिसीज को यूज करना है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ठीक है ना, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, अभी तो आपको उतना क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। जैसे हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट के वैल्यू को कम करना। तो उसका मेथड होता है, एक मेथड होता है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये दो मेथड होते हैं। तो और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मेथड यूज करना है ना। तो जो भी आप पॉलिसी यूज करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा करो, कंसिस्टेंट करो, बार बार चेंज मत करो। ऐसा मत करो कि एक साल आपने रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज किया, दूसरे साल आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी यूज कर रहे हो। तो ऐसा आप बार बार चेंज ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि जो पॉलिसीज, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसे बार बार चेंज करना नहीं है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट उतना रिलायबल हो पाता नहीं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, कौन सा टिज्म? कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म क्या बताता है? कंजर्वेटिज्म का सिंपल मीनिंग इन लेमैन लैंग्वेज मैं आपको बता दूं कि दूर से भी कोई प्रॉफिट आपको दिखाई दे तो उसको रिकॉर्ड करना नहीं है, लेकिन दूर से कोई लॉस आपको दिखाई दे कि ऐसा लगे शायद हमें लॉस हो सकता है, तो ऐसे लॉस को हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन we have to anticipate no profit but provide for all possible loss। मतलब आपको प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है, आपको अगर पॉसिबल लॉस है तो उसको एंटिसिपेट कर लेना है। एग्जांपल में देता हूं, जैसे आपने कुछ गुड्स का स्टॉक रखा हुआ था सेल करने के लिए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल में लेता हूँ, सेल फोन आपने रखा हुआ है, ठीक है ना। आपका सेल फोन का शॉप है, आपने बेचने के लिए सेल फोन ला करके रखे हुए हैं और अलग अलग प्राइस के फोन्स हैं आपके पास। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन है और उसका प्राइस है लगभग 20,000 रुपीज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एमआरपी की बात कर रहा हूँ। एमआरपी कितना है? 20,000 रुपीज है, ठीक है। अब ये जो सेलफोन था उसका जो कॉस्ट प्राइस था, आपने इसको परचेस किया था 16,000 रुपीज में, 16,000 रुपीज में, और आप इसको सेल करने वाले थे 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये साल ऐसा हो गया कि वो सेल नहीं हुआ, आपका पीरियड एंड हो गया, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। अब क्या करना होता है? आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कि कितने रुपए का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। तो ये जो फोन था जिसको आपने परचेस किया था 16,000 में और सेल करने वाले थे 20,000 में, मुझे बताइए आप इसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 16,000 पे या 20,000 पे? तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या होना चाहिए? अब यहां पर अगर मैं उसको 20,000 में रिकॉर्ड करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? जो प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ है वो प्रॉफिट में शो कर रहा हूं। क्या प्रोडक्ट बिका है? आंसर इज नो। तो अगर आप उसे 20,000 रुपीज में शो करेंगे तो वो प्रॉफिट दिखेगा और आपको टैक्स पे पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 4,000 आपने शो किया है, जो प्रॉफिट आपने कमाया नहीं है, उसके ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर है 16,000 रुपीज। आपको किस पे शो करना चाहिए? 16,000 रुपीज पे। तो दूर से जो प्रॉफिट आपको दिखाई देता है उसको इग्नोर करो, है ना। क्या ये प्रॉफिट 4,000 का हमें हुआ है क्या? नहीं। तो आप उस प्रोडक्ट को 20,000 का कैसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे लेस प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। तो यहां पर इसे 16,000 पे शो किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? अभी एग्जांपल नंबर 2, हमारा एक डेटर है। डेटर आप लोगों को अभी पता है, डेटर किसे बोलते हैं? कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिससे पैसे लेना बाकी है। तो हमारा ये ऐसा डेटर है
जो हमें काफी दिनों से लटका रहा है। हम बार बार जब पैसे मांगने जाते हैं तो बोलता है कि अरे अभी पैसे नहीं है, कल आना, एक हफ्ते के बाद आना, मैं बाद में दे दूंगा, मैं किधर भाग के जा रहा हूँ, 2 हफ्ते के बाद आना, मैं भिजवा देता हूँ, मैं आपको इंटरनेट से पे कर दूंगा, है ना कुछ बोल रहा है लेकिन पेमेंट कर रहा नहीं है। ऐसा करते करते 3 मंथ्स पास्ड आउट, है ना, 3 महीने हो गए लेकिन उसका पेमेंट आया नहीं। अब जो सेलर है उसको डर लग रहा है, अरे ये पैसे देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस है, हाई चांसेस है कि हमको लॉस हो जाएगा। क्यों? 3 महीने हो चुके, अभी तक सामने वाले ने पैसा दिया नहीं। हालांकि वो ना भी नहीं बोल रहा है, वो एकदम ना नहीं बोल रहा है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ऐसा उसने बोला नहीं। वो बोल रहा है दूंगा दूंगा दूंगा, कब देगा वो फिक्स नहीं है, और अब हमें शक होने लग रहा है। तो ये जो डाउट है इसको आप तुरंत रिकॉर्ड करो इन द फॉर्म ऑफ लॉस। आपको ये लॉस शो करना चाहिए, भले ये लॉस आपको हुआ नहीं है लेकिन एंटिसिपेट करना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। दूर से जो प्रॉफिट दिखाई दे उसको रिकॉर्ड करना नहीं है, बट दूर से जो लॉस दिखाई दे उसको आप जरूर रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, नंबर 6 पे है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बताता है? आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे मेंटेन कीजिए जैसे ये नियर फ्यूचर तक तो चलने वाला ही है। मतलब कोई भी देखो बिजनेस ओपन करता है तो उसके माइंड में ऐसा रहता है क्या, अरे कल परसों बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना, वो तो सोचता है कम से कम 1-2 साल तो चलेगा। तो ये जो माइंडसेट है, इसी माइंडसेट को लेकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए तो हम डेटा रखते हैं, अगर हमको लगेगा कल परसों में बिजनेस बंद हो जाएगा तो हम किसी को उधार देंगे क्या? बोलेंगे नहीं भाई, उधार वगैरह सब बंद है, पता नहीं बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो डेटर कैसे आएगा? तो हम जो भी असेट मेंटेन करते हैं, लाइबिलिटीज मेंटेन करते हैं, जैसा भी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, इट टोटली बेस्ड अपॉन दिस गोइंग कंसर्न। किस पे बेस्ड होता है? गोइंग कंसर्न। अगर ये गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट नहीं होता तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और तरीके से मैनेज किया जाता था, किसी और तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for future. हमने ऐसा समझ के रखा है कि बिजनेस कुछ समय तक तो चलेगा फ्यूचर में। Going concern concept influence accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenue. तो यहाँ पर इन सारे मुद्दों के ऊपर गोइंग कंसर्न क्या करता है? इन्फ्लुएंस डालता है। अगर हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होगा ही नहीं, अगर मुझे ऐसा लगे अरे 5-6 दिन के बाद मेरा बिजनेस क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, तो क्या मैं किसी को उधारी दूंगा? नहीं, उधारी नहीं दूंगा तो क्या डेटर बनेगा? नहीं। क्या मैं किसी से लोन लूंगा? कोई मुझे लोन देगा? नहीं। सबको मालूम रहेगा इधर इसका धंधा तो बंद होने वाला है, तो कोई मुझे लोन भी देगा नहीं। तो कोई लायबिलिटी आकर होगी? नहीं होगी, है कि नहीं? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये हमारे माइंड में सबसे पहले रहना चाहिए। नेक्स्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जब इनकम रियलाइज होगी, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। आपको इनकम को रिकॉर्ड कब करना है? जब आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ईदर इट इज रिसीव्ड और अर्न, मतलब आपने कमा लिया हो तो भी चलेगा या मिल गया हो तो भी चलेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने अपना जो रूम है वो रेंट पे दिया किसी को, और सामने वाले ने बोला कि मैं 4 मंथ में एक बार पेमेंट करूंगा, 4 महीने का रेंट एक साथ पे करूंगा। आपने बोला ठीक है, तो जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, ठीक है ना, और अप्रैल के बाद वो पैसा देने वाला है। पैसा अभी वो नहीं देगा, कब देगा? अप्रैल के बाद देगा। लेकिन आप यहाँ पर मार्च में क्या कर रहे हो? अपने बुक को क्लोज कर रहे हो। तो क्या ये 3 महीने का इनकम आप रिकॉर्ड करोगे? गिव मी आंसर।